हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमएसटी सीईटी के सेकंड लेसन अब हम M1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्राइसेस। जैसे इससे पहले मैथमेटिकल लॉजिक के हमने लगभग 115 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखा है। आई होप आपने उसका पूरा प्रैक्टिस किया होगा। अब हम जो देखने जा रहे हैं मैट्राइसेस चैप्टर, इस मैट्राइसेस चैप्टर का इन डिटेल थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे कि सपोज़ कोई एक कांस्टेंट से या किसी स्केलर से हम कोई एक रो या किसी मल्टीपल से नॉन ज़ीरो किसी नंबर से, रियल नंबर से हम अगर किसी रो को या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको किस जनरल फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं या किस जनरल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अगर हमें पता हो या ना हो तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन में हमें माइनर कोफैक्टर की मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका कैलकुलेशन हमें वहाँ पर दिया जाता है और हमें वहाँ पर आंसर पूछा जाता है, लेकिन वो चीज़ें क्या दी गई है ये हमें पता ना होने की वजह से हम वहाँ पर वो सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए वो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैट्राइसेस। सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर जो होता है वो डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसेस। क्या है मैट्राइसेस? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स की अरेंजमेंट होती है इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स में जब हम कोई नंबर्स अरेंज करते हैं, कुछ नंबर्स जब अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट जो है उसको जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तो उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, जिसमें m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ रोज, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स में भी इसको सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब क्या है मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में होते हैं इसके सबसे पहले तो टाइप्स। इन ऑल कितने टाइप्स है तो ये देखते हैं अभी। उससे पहले जो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट एक जनरल फॉर्म में हमें शो किया जाता है। अगर मैट्रिक्स का नाम है ए तो वो जो एलिमेंट है वो AIJ मतलब A सफिक्स IJ उसको हमेशा डिनोट करते हैं। देखिए कैसे, अगर A मैट्रिक्स है तो उसका एलिमेंट जो है वो AIJ इस फॉर्मेट में हम उसको इंडिकेट करते हैं, जहाँ पर I इंडिकेट नंबर ith रो एंड J इंडिकेट्स jth कॉलम। इन केस सपोज एक मैट्रिक्स है, हमने A कंसिडर किया हुआ जिसमें इतने ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ रोज है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। सो देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो इसकी ऑर्डर बनेगी हमारी 3/3। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, लेकिन ये बेसिक है बेटा। यहाँ से जाके हम आगे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 3 रोज 3 कॉलम्स। अब इसमें से कोई भी एक एलिमेंट आप सिलेक्ट करो, जैसे कि ये 0 एलिमेंट है। ये 0 एलिमेंट की प्लेस क्या है? इट इज़ ऑफ द प्लेस AIJ वेयर I एंड J हैविंग वैल्यू 2 2। मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का ये एलिमेंट है, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम वाला ये एलिमेंट है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। ये आपको पता है, वैसे तो आप सब होशियार हो, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, so let us check now next the types of matrices। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जब कोई भी दो मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे सपोज। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स जब हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि अब ये A मैट्रिक्स है और मेरे पास ये एक दूसरा B मैट्रिक्स मैंने कंसिडर किया जिसके एलिमेंट्स है ये A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ये B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर, इफ ये ऑब्जर्व दीज 2 मैट्रिसेस, अगर हम ये दो मैट्रिक्स जो है, ये दो मैट्रिसेस जो है, इनको अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ AIJ प्लेस। ठीक है, मतलब ith रो और jth कॉलम के जो प्लेसेस हम चेक करेंगे, फिर वो A11 हो, A12 हो, A13 हो, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ इक्वल है।
मतलब यहाँ का 1 1 प्लेस का एलिमेंट यहाँ 1 1 प्लेस के एलिमेंट के साथ इक्वल है, यहाँ 1 2 प्लेस का एलिमेंट यहाँ के 1 2 प्लेस के एलिमेंट के साथ इक्वल है, यहाँ का 1 3 प्लेस का एलिमेंट यहाँ के 1 3 प्लेस के एलिमेंट के साथ इक्वल है, ठीक है। लाइकवाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे प्लेस आर इक्वल टू द एलिमेंट्स ऑफ बी आई जे, ठीक है। लेट अस से हम कंसिडर करेंगे कि बी मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जो है वो बी आई जे से हम इंडिकेट करते हैं, तो ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे है। तो ये जो दो मैट्राइसेस हमारे पास है, दीज टू मैट्राइसेस आर कॉल्ड एज इक्वल मैट्राइसेस, दैट मीन्स द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स और टू मैट्राइसेस, ठीक है। सो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन, ऐसे कितने भी मैट्राइसेस हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये बस हमें इक्वलिटी यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा कोई मैट्राइसेस अगर गिवन है तो उसमें अगर इक्वलिटी होनी चाहिए या वो दो मैट्राइसेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तो उसमें क्या चेक करना पड़ेगा हमें, उसके 1 to 1 प्लेस वाले जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की वैल्यूज चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसेस। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के टाइप्स देख रहे हैं हम। पहला टाइप होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसमें कोई कॉलम मतलब वहाँ पर एक ही रो में एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर है हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सिर्फ एक, ठीक है। आप चाहे काउंट करो तो नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 और नंबर ऑफ रो है 1। सो 1 into 3, that means 1/3, not 1 into 3, so 1/3 is the order of this particular matrix. So ये जो मैट्रिक्स बनता है ये मैट्रिक्स होता है हमारा रो मैट्रिक्स, ओके। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। अगर ये सपोज ये 1 2 3 मैंने इस तरह से लिखा, इसमें देखिए रोज कितने हैं 1 2 3, देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज एंड 1 कॉलम। अगर एक ही कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स बनता है, अगर एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स विच आर गिवन इन आवर पर्टिकुलर मैट्रिक्स आर प्लेस्ड इन अ रो, सो वो रो मैट्रिक्स बनता है। अगर वही एलिमेंट्स उनको एक कॉलम में बिठाया जाए या कॉलम में दिए गए हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये चीज़ें आपको पता है। टाइप इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या, देखिए जो हम रेक्टेंगल को कहते थे, रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ पर अगर 3 नंबर ऑफ रोज है तो 2 नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन ये आता है हमारा कि जो रो मैट्रिक्स या जो कॉलम मैट्रिक्स होते हैं क्या वो हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकते हैं क्या, सो यस दे कैन बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 1 2 3 1 0 -1 ये जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। या 3 रोज और 2 कॉलम में जो लिखा जाए उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। या सिर्फ जो जैसे कि मैंने कहा अभी पहले थोड़ी देर पहले कि कोई एक रो मैट्रिक्स हो कोई एक कॉलम मैट्रिक्स हो उसको भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। दैट मीन्स इसमें एक कंक्लूजन मिला, ये कंक्लूजन आपके पास लिखा होना ज़रूरी है। क्या है कंक्लूजन, एवरी रो as well as column matrix is a rectangular matrix. Every row or column matrix is a rectangular matrix. ये आपको आ सकता है कभी, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन में आपको दिया गया हो, आपका सॉल्यूशन आया रो मैट्रिक्स और ऑप्शन में हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन मिला हमें, ओके। सो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे हो गए। अगला टाइप हम देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, ठीक है।
एनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स अनलेस एंड अनटिल, उसमें कंडीशन क्या है, उसमें नंबर ऑफ रोज, जो रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर हमें देना है तो ये बन गए 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू अगर नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो वो जो मैट्रिक्स बनेगा दैट मैट्रिक्स विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स अब देखिए यहाँ पर एवरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब यहाँ पर क्या बोला था हमने, एवरी रो और कॉलम मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या कहेंगे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कह सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में, यहाँ भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का लिखा है हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होते हैं, वेदर वो फिर 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो या m/m हो, तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। किस चीज में? स्क्वायर मैट्रिक्स में। समझ गए ये बात? ओके। टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये किसका टाइप है? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सो डायगोनल मैट्रिक्स में भी वो होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं जब ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए, अगर यहाँ ये हमारा है 3x3 ऑर्डर का कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जिसके जो एलिमेंट्स है वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है जिनमें A11, A22, A22 और A33 मतलब Aij प्लेस के एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्लेस Aij वेयर I इज इक्वल टू j, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले जो भी एलिमेंट्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के, ऑल दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके other than diagonal elements, other than diagonal elements, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स जब जीरो होते हैं तब जो मिलता है हमें वो मिलता है हमें डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो A11, A22, A33 ये छोड़ के ये जो 3 और 3 6 एलिमेंट्स है, ये 6 के 6 एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है वो डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है हमें। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स मिलने के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है। लेकिन एक डायगोनल एलिमेंट हम उसको क्या कह सकते हैं? द डायगोनल एलिमेंट इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी द डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन उसमें स्पेशल केस क्या है कि उसके अदर दैन डायगोनल एलिमेंट्स जो है, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के जो एलिमेंट्स बचते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स का पर्टिकुलर केस। टाइप इज स्केलार मैट्रिक्स। स्केलार मैट्रिक्स, वैसे तो वहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है लेकिन आपको पता होना चाहिए ये स्केलार मैट्रिक्स क्या है। स्केलार मैट्रिक्स मीन्स इट इज़ अ डायगोनल एलिमेंट। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जीरो होते हैं। ठीक है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अदर दैन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो है और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है। मतलब A11, A22, A33 प्लेस के सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही नंबर रहेगा, वो या तो k रहेगा या तो -k रहेगा या 1/k रहेगा,
मतलब वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो सारे के सारे एक ही नंबर होना चाहिए। तो उस केस में ये जो मिलेगा हमें मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स मिलता है स्केलर मैट्रिक्स। लेट अस कंसिडर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब यहाँ पर देखिए ये जो ए आई जे प्लेस वाले जो एलिमेंट्स है, जहाँ पर कंडीशन में हम i इज इक्वल टू जे लिखते हैं, i इज इक्वल टू जे मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। यहाँ ये क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 5, ठीक है, जिसको इन जनरल हम k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ जो ए आई जे वेयर i इज नॉट इक्वल टू जे ऐसा है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, इज इक्वल टू 0 है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अंडरस्टूड। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी का एडवांस वर्जन डायगोनल मैट्रिक्स, उसी का एडवांस वर्जन स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसी स्केलर मैट्रिक्स में या इस स्क्वायर मैट्रिक्स में या इस डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाए, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 बन जाए, तो वो जो होता है वो बनता है हमारा नल मैट्रिक्स, या उसी को हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, उसी को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और एक स्पेशल केस, अगर स्केलर मल्टीपल या स्केलर मैट्रिक्स में ये k की जो वैल्यू है, इफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1, इफ द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी इज 1, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो टाइप्स है ये इंपॉर्टेंट टाइप है। अब इसके बाद आते हैं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स उसका होता है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो हो सकते, उसके नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो जीरो होने चाहिए। बाकी डायगोनल एलिमेंट्स में भी कोई एक एलिमेंट जीरो बन जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सपोज 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5, ऐसा अगर एक या दो एलिमेंट्स भी यहाँ पर जीरो बन जाते हैं डायगोनल के तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक है। अगर समझो यहाँ पर ये 5 की जगह पर मैंने 0 रख दिया तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का क्या स्पेशलाइजेशन है, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम एलिमेंट होते हैं, एक ही कंपोनेंट होता है, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर यह जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो स्केलर नंबर या जो नॉन नेगेटिव नहीं, मतलब ये जो भी नंबर होगा, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव होना ऐसा कुछ नहीं है उसका, ये जो भी नंबर होगा उस नंबर की जगह पे अगर वो नंबर समझो हमारा 1 होता है तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सारे मेंबर्स जो है इस मैट्रिक्स के अगर वो 0 हो जाते हैं तो उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे वाले टाइप्स हम देखते हैं। टाइप है हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मोस्ट प्रोबेबली दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। उसमें से हम देखने जा रहे हैं अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या है, लुक एट द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें दिया गया है हमें इफ द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल मैट्रिक्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उस डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है वो अगर 0 होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अगर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, लेट अस से कंसीडर 1 2 3 4, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। इसमें से अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये 1 4 ये जो है ये डायगोनल एलिमेंट्स है, तो इसके नीचे वाला ये एलिमेंट अगर 0 बन जाता है तो ये मैट्रिक्स बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही अगर सपोज 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो ये एक 3x3 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स है कोई तो भी, ठीक है। इसमें से अब ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए 1 1 2, तो इस डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला ये अगर -1 की जगह पे अगर मैं 0 कर दूं तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर 0 हो गए। तो लोअर पार्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो 3 एलिमेंट्स है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तभी ये जो है ये मैट्रिक्स कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बना हमारा अपर ट्रायंगुलर। एग्जैक्टली इसके अपोजिट होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या है,
इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज देयर, अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अपर पोर्शन में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, सपोज वही हम एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे तो इसमें अब ये जो है 1 और 4 ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स, और यहाँ पर ये 3 है सपोज, तो इसके ऊपर साइड में जो है वो एलिमेंट हमें चाहिए 0, तो ये बना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, द एलिमेंट्स विच आर एट द अपर साइड ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के अपर साइड में जो है वो अगर 0 है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, अगर लोअर पार्ट के एलिमेंट 0 है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अपर लोअर ये कहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर अपर पार्ट में, अपर पोर्शन में, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले पोर्शन में ये अगर ऐसा ट्रायंगल फॉर्म किया नॉन जीरो नंबर्स ने तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। अगर डायगोनल एलिमेंट्स को पकड़ के नीचे वाला पार्ट अगर आपने ऐसा चेक किया ये नॉन जीरो अगर हुआ तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, वैसे अगर हम ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर चेक करें तो ये है 1 0 0 2 3 0 4 5 सपोज 6 है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स के अपर साइड वाले जो भी एलिमेंट्स है वो 0 बन गए। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब क्या, जब भी कोई मैट्रिक्स हमें गिवन होता है उसका ये स्क्वायर ब्रैकेट हटाकर हम उसको स्टैंडिंग लाइन में लिखते हैं तो वो होता है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये जो भी एलिमेंट्स है A11 A12 A21 A22 इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, अगर वो 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे D, लेट अस से D इज इक्वल टू, या कुछ रेफरेंस बुक जो है वहाँ पर आपको इसको डेल्टा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, डेल्टा हो या D हो तो डेल्टा और D दोनों का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ठीक है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका सब्ट्रैक्शन हम लेते हैं इसको 2x2 का सॉल्व करने के लिए। अगर ये 3x3 का सॉल्व करना हुआ तो कैसा करेंगे हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये A11 इंटू A22 इंटू 833 22 इंटू 33 माइनस A23 इंटू A32। ठीक है, फिर माइनस A12, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होता है क्योंकि ये अब हम माइनर और कोफैक्टर में पढ़ेंगे ये यहाँ पर माइनस साइन ही क्यों आता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये रो और ये कॉलम हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। ठीक है, फिर लास्टली थर्ड एलिमेंट मतलब ये A13 एलिमेंट है, A13 यहाँ पर रखते हैं, उसको प्लस साइन देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पर एलिमेंट निगेटिव है तो ये भी निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे हम, A21 इंटू A33 माइनस A22 इंटू A31। ठीक है, तो इस तरह से हम 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो 2x2 ऑर्डर का है तो उसको भी हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें लगती क्यों है, इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना या ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट गलत हो जाता है तो आपका इन्वर्स का वैल्यू भी गलत हो जाता है। देखिए, जितना क्विक आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, जितना एक्यूरेट आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, उतना एक्यूरेट आपका CET के एग्जामिनेशन में जो आंसर हमें चाहिए इन्वर्स का वो हम उतनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट के निकाली गई वैल्यू से वो जो मैट्रिक्स है या जो डिटर्मिनेंट है वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है या हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, सपोज आपने कोई एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, जैसे कि ये 4 3 -1 2, ये एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया, मतलब एक मैट्रिक्स का अपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्जन करते हुए आप इसको सॉल्व कर रहे हो अभी। या 8 4 2 8 माइनस 3 1 3 मतलब -3 आया, ये
8 + 3 हो गया ये, मतलब 11। तो यहाँ पर इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इफ़ दैट डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is not equal to 0, then that particular matrices is non-singular matrix, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है। और उसी के एग्जैक्टली अपोजिट अगर किसी एक डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 0 बनती है, अगर सपोज कोई एक डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है, डिटर्मिनेंट है वहाँ पर 4 2 2 1, ये कोई डिटर्मिनेंट है, सपोज इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम, 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें मिल गई 0। इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो हम उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को या उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो समझ में आया ये डिफरेंस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। तो वैसे उसके डेफिनेशंस हमने यहाँ पर दे दिए हैं कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट आप निकालते हो किसी एक मैट्रिक्स का, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 से इक्वल नहीं होती है, 0 से इक्वेट नहीं होती है, तो इक्वल टू 0 नहीं होती है, तो हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो इक्वल टू 0 होता है तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम सिर्फ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो सिंगुलर है तो वह हम उसका जो हम क्या कहेंगे, उसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही उसके दो टाइप मिलते हैं। नॉन सिंगुलर अगर है तो उसको हम, नॉन सिंगुलर मतलब इन्वर्टिबल होता है और सिंगुलर मतलब नॉन इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, क्योंकि 1/0 आता है ना, हमारे पास अभी आगे जाके हम फॉर्मूला देखेंगे ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 1/0 अगर वैल्यू आती है तो वो तो नॉट डिफाइंड बन जाता है। तो यहाँ पर अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वी कांट फाइंड आउट इट्स इनवर्स, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो ही हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफरेंस। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ये ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज मतलब क्या है, अगर सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है सपोज 2/3, तो उसका ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, अगर ये ए है, ए मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज मतलब है number of rows of original will become number of columns of the derived or the transpose, and number of column from the original becomes number of rows of the transpose। ठीक है, मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना विल बी द ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या है, उसके नंबर ऑफ रोज जो है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रोज जो है उसको नंबर ऑफ कॉलम्स में आप इंटरचेंज कर देते हो। यहाँ पर देखिए जैसे 2 1 -1 0 2 3, ये इसके एलिमेंट्स है सपोज ए मैट्रिक्स के। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसकी 2/3 ऑर्डर है, इसको अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। मतलब क्या है, फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में लिखो, तो ये बन गया 2 1 -1, और सेकंड रो वाले एलिमेंट्स सेकंड कॉलम में लिखो 0 2 3। ठीक है, तो ये बन गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये ए है, ए मैट्रिक्स है और ये ए ट्रांसपोज है। ये ट्रांसपोज के भी कुछ और अलग अलग प्रॉपर्टीज बनते हैं हमारे पास। सो ए ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके हमारे पास अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज है। सो एट द एंड ऑफ ये जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है तो शॉर्टकट्स के लिए हमें वो ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज देखने हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज का अगर आपको समझ में आया तो वी आर लीडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। लुक एट दिस, ये जो ट्रांसपोज है, इस ट्रांसपोज की वजह से मतलब ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज, अब ये ट्रांसपोज भी कैसे कैसे दिखाया जाता है, ए डैश या ए उसके सिर पे टी। ठीक है, सो ए डैश या ए ट्रांसपोज, ये दोनों का कैसे रीड किया जाता है, ए ट्रांसपोज ही रीड किया जाता है। अब हम किसी एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज हमने निकाला, और यहाँ पर ए और ए ट्रांसपोज इन दोनों में कुछ भी बदल नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, देन दिस पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज अगर है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज अगर होता है,
A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज अगर होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर A एक मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज लिया, अगर वो ट्रांसपोज प्रीवियस मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो वो बन जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर वही आपका अगर जो ट्रांसपोज लिया गया तो A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज अगर आता है तो वहाँ पर वो मिलता है हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहाँ पर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की एक प्रॉपर्टी हमें है, वो प्रॉपर्टी भी बाद में हम पढ़ेंगे। सो लुक एट नाउ, यहाँ पर ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का हो गया। अभी हम देखेंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिसेस की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। एडिशन तो एकदम ईजी है। ठीक है, जो प्लेस के एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम होना ज़रूरी है, ये याद रखिए। क्योंकि आपको लग सकता है कि सर अभी ये सवाल थोड़ी ना आने वाला है, सीईटी के एग्जामिनेशन में आ सकता है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो और फिर उसके बाद लंबा चौड़ा एग्जाम्पल आ सकता है, चार मैट्रिसेस गिवन हो, उनके अलग अलग कुछ ऑर्डर्स गिवन हो और उसमें से कुछ दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और जो ऐड किया गया वो उसका एडिशन क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते कि वो कितना इजी क्वेश्चन देंगे या कितना हार्ड क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखो कि अगर दो मैट्रिसेस हमें ऐड करने हैं तो उनके ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। अगर एक मैट्रिक्स है जिसकी एडिशन हमें दूसरे के साथ करनी है तो पहले की ऑर्डर अगर 2/3 है तो दूसरे की ऑर्डर भी हमारे पास 2/3 ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इसमें थोड़ा भी चेंज है, आप कहोगे सर ये तो 2/3 है और ये तो 3/2 है, थोड़ा सा ही तो फ़र्क है, लेकिन ये भी नहीं होता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 2/3 का मतलब क्या हो गया, ये 1 2 1 0 - 1 2, और 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1 2 1 3 4 5। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दो एलिमेंट बचते हैं जिनकी एडिशन नहीं हो सकती, यहाँ पर ये दो बचते हैं जिनकी एडिशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिशन करने के लिए और सब्ट्रैक्शन करने के लिए उन दो मैट्रिसेस के मतलब जिनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम करने वाले हैं उनका ऑर्डर भी सेम होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे कि पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि हमें अगर दोनों की एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, एडिशन में अगर दो मैट्रिसेस हम ऐड कर रहे हैं ए और बी तो a प्लस बी इज इक्वल टू बनता है b प्लस ए। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बनती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर तीन मैट्रिसेस की एडिशन हम कर रहे हैं a b और c की, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब एक और है, अगर किसी मैट्रिक्स की एडिशन अगर आप ज़ीरो मतलब नल मैट्रिक्स से करो या किसी नल मैट्रिक्स में अगर कोई एक ए मैट्रिक्स ऐड करो तो उसका जो आंसर आता है वो तो ए मैट्रिक्स आता है। जैसे ये कैसे हो गया, किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करो या ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर का एडिशन करो तो उसका आंसर तो क्या आना है, जो नंबर ऐड करेंगे या जिस नंबर के साथ हम उसकी एडिशन करेंगे वही उसका आंसर आना है। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ है कुछ। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ अब आप कहोगे सर ये क्या सब्ट्रैक्शन में भी है? नहीं, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। a माइनस बी और b माइनस ए, जैसे 4 - 5 और 5 - 4 आंसर अलग आता है, वैसे सब्ट्रैक्शन का भी कोई यहाँ पर ऐसे लॉज नहीं है। ये लॉज जो है ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये सिर्फ एडिशन के लिए है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्केलर मल्टीपल। देखिए वहाँ पर जैसे डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई है कि कोई एक मैट्रिक्स A है जिसके एलिमेंट्स है AIJ, जिसके ऑर्डर हमारे पास गिवन है m/n। अब कोई एक नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल से अगर हमें सपोज K है, कोई एक नॉन ज़ीरो एक स्केलर क्वांटिटी है या स्केलर मल्टीपल है जिससे हमें यहाँ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर रहने वाले हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। जैसे सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 1 - 2 4 और मुझे इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जो हर एक एलिमेंट है उस हर एक एलिमेंट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -2 इज़ -4 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8। तो यहाँ पर ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब यहाँ पर अब ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन निगेटिव या नॉन पॉजिटिव ऐसा नहीं कहा हमने, वो सिर्फ ज़ीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकता है, यहाँ पर ये निगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको अगर -2 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें साइन में सिर्फ चेंज हो जाएगा, -4 -2 +4 -8। ठीक है, सो हम इसको प्लस क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वो कौन सा नहीं होना चाहिए, वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ये है स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है हमारी, इफ P इज अ स्केलर मल्टीपल वेयर A प्लस और माइनस B, मतलब A और B ये दो यहाँ पर सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस है, जहाँ पर A B की या तो एडिशन होगी या तो सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, और उसको अगर हम P इस स्केलर मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर हमें मिलेगा यहाँ पर P इंटू A प्लस और माइनस P इंटू B। समझ आया? अगर एडिशन हो रही है तो A को P के साथ मल्टीप्लाई करो, B को P के साथ मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो। सब्ट्रैक्शन हो रही है तो A को P के साथ मल्टीप्लाई करो, B को P के साथ मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्शन करो। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको एक एग्जांपल के तौर पर अगर ले तो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, दो मैट्रिसेस की यहाँ पर एडिशन करेंगे हम। ये हमारे दो मैट्रिसेस है जिनके साथ हमें एडिशन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये LHS प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडिशन करवा लो, 1 + 0 इज़ 1, 2 + 2 इज़ 4, 0 + 4 इज़ 4, 2 + 1 इज़ 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा हमें, देखिए आंसर मिलता है 2 8 8 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ RHS में लिखाया गया है जो प्रॉपर्टी, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 2 से पहले A को मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 इज़ 2, 2 × 2 इज़ 4, 0 4। ठीक है, फिर प्लस एडिशन करो, B को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये 0, ये 4, ये 8 और ये 2। ठीक है, अब इनकी एडिशन करवाओ, इनकी एडिशन करवाने से क्या आएगा, देखिए 2 + 0 इज़ 2, देन 4 + 4 इज़ 8, 0 + 8 इज़ 8 एंड 4 + 2 इज़ 6। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेप मिली और यहाँ पर ये जो स्टेप मिली, दोनों से आंसर सेम आया, मतलब LHS = RHS हमने प्रूव करके दिखा दिया। ये है एक शॉर्टकट जो हमें CET में यूज़ करना है, फिर चाहे वहाँ पर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक उसका नॉलेज क्या है कि जो दो मैट्रिसेस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनके ऑर्डर यहाँ पर सेम होने चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था, P इंटू A प्लस और माइनस B इज इक्वल टू PA प्लस और माइनस PB। ठीक है, अब ये सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, P प्लस और माइनस Q, मतलब यहाँ पर जो स्केलर मल्टीपल जो नॉन जीरो नंबर से हम क्वांटिटी से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर A मैट्रिक्स के साथ जो मल्टीपल में है उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 इंटू A, सॉरी नॉट 3 इंटू A, 3 + 2 इंटू A। ठीक है, तो A मैट्रिक्स हम फिर से कुछ तो भी कंसिडर कर लेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया था 1 2 0 2। ठीक है, लेट अस से ये हमारा A मैट्रिक्स है, तो 3 + 2 मतलब 5 हो गया, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 5 10 0 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 3 से यहाँ A को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ A को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 0 0, 3 2 = 6। ठीक है, प्लस 2 से हम अभी A को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 0 0, 2 2 = 4। तो यहाँ पर देखिए अभी ये इक्वल करेंगे इसको, तो 3 + 2 इज़ 5, 6 + 4 इज़ 10, 0 + 0 इज़ 0, 6 + 4 इज़ 10। तो ये हो गया इक्वल। देखिए LHS = RHS, मतलब क्या हो गया इसका, कि अगर समझो आपके पास यहाँ पर कुछ एक मल्टीपल में नंबर है जिसके साथ मल्टीपल में एक मैट्रिक्स है, और सेम मैट्रिक्स के मल्टीपल में दूसरा कोई नंबर है और इन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है,
तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, ये शॉर्टकट यूज़ करके। ठीक है, मतलब क्या है, कोई एक मैट्रिक्स है सपोज जिसके मल्टीप्लिकेशन में सपोज ये 1 2 0 2 है, और दूसरा एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है हमें 2 4 0 4, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकाल के इसको भी हम 1 2 0 2 कर सकते हैं ना। तो ऐसा ही शॉर्टकट सेम हमें यूज़ करना है वाइल सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स। अब ये तो हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मतलब जो दो मल्टीपल है उनको हम स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो तो। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो, लेट अस से p इंटू क्यू इंटू ए, तो डायरेक्टली आप पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन करवा लो और उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कंसिडर करो यहाँ पर ये 3 एक मल्टीपल है, 2 एक मल्टीपल है और ए एक मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स जो है वो फिर से हमारा 1 2 0 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 है। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें, ये मिला हमें 6 12 0 12, करेक्ट। तो अब अगर आप एक एक नंबर से भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो वहाँ पर आपको जो मल्टीप्लिकेशन का क्वांटिटी मिलेगा वो भी क्वांटिटी सेम होगा। तो अगर p इंटू क्यू इंटू ए है, या इसी को ऐसा लिखा गया कि p इंटू क्यू ए, या हो ऐसा q इंटू पी ए, तो तीनों का मीनिंग क्या होता है, इन तीनों का मीनिंग p इंटू क्यू इंटू ए। ठीक है, तो ये 3 इंटू 2 इंटू ए हो, या यहाँ पर ये 3 इंटू 2a हो, या यहाँ पर 2 इंटू 3a हो, इन दोनों का सोल्यूशन क्या मिलता है हमें, 3 इंटू 2 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए। अंडरस्टूड, ये हो गया हमारा इसका कुछ शॉर्टकट्स। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी और है कि सपोज ये जो मल्टीपल है ये 0 हो तो क्या हो जाए, ये 0 हो तो हमें पता है 0 इंटू ए करो तो 0 हो जाएगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर तो 0 ही आना है, या किसी नल मैट्रिक्स को किसी भी एक मल्टीपल से, स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करो, जैसे p एक स्केलर मल्टीपल है उसको 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 आना है, या किसी 0 मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीपल p से मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 आना है। ठीक है, वैसे ही अगर किसी 0 से अगर आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो या किसी मैट्रिक्स के साथ 0 का उसका मल्टीप्लिकेशन लेते हो तो उसका आंसर भी 0 आना है, ये ऐसा ये प्रॉपर्टीज़ का कहना है। समझ गए ये बात, ये किसकी प्रॉपर्टीज थी, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने देखा है, अब देखने जा रहे हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ सीईटी में हमें 2 या 2 से ज़्यादा भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन दिया जा सकता है। जैसे हमें पता है बेसिक क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, इफ़ 2 मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर, अगर 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है ए और बी, जैसे कि वहाँ पर हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। सपोज यहाँ पर जो है ये m/n ऑर्डर का फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो दूसरा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n/p, सपोज कुछ भी हो सकता है, n इंटू कुछ भी। ठीक है, अगर a मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 तो सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कुछ तो भी 3/n या 3/p कुछ भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये नंबर इक्वल नहीं होंगे तब ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये नंबर्स इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। कौन से नंबर, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। अब ऐसा हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 1/3। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ a इंटू बी पॉसिबल है या b इंटू ए पॉसिबल है या कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है, या ऐसा कंसिडरेशन में लेते हुए कोई एग्जाम्पल हमें सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। b में देखिए, b के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो c के नंबर ऑफ रोज है, देयरफॉर b इंटू सी भी पॉसिबल है। अब c और a इन दोनों में देखिए, जब अगर AC पॉसिबल है तो क्या CA पॉसिबल है क्या, तो देखिए यहाँ पर CA में यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए, तो ये भी 2 है, तो CA भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट AC और CA ये एट ए टाइम दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, दो मैट्रिसेस गिवन है तो। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर A की ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 2/3 है और C की ऑर्डर जो है वो 3/1 है, तो 2 इंटू 3 2/3 और 3/1, तो इसमें CA ये पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कौन सा पॉसिबल है,
सी ए पॉसिबल होने के लिए क्या है, ये जो 1 है यहाँ पर इसका भी जो नंबर ऑफ कॉलम और रोज है, मतलब सी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रोज ये भी इक्वल आना ज़रूरी है, तभी यहाँ पर सी ए भी मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे इस केस में हो गया, ए सी भी पॉसिबल है और सी ए भी पॉसिबल है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन में। अब देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज। जैसे हमने एडिशन के प्रॉपर्टीज देखे थे, अब हम वैसे ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या है एसोसिएटिव लॉ? देखिए, जैसे वहां पर दिया गया है कि अगर 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ऐसे पॉसिबल है, ए बी सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एसोसिएशन बना सकते हैं बी और सी का, या हम ए बी इसका भी एसोसिएशन बना के उसको सी के साथ मल्टीपल में ला सकते हैं। तो ये जो है इसको कहेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी 3 मैट्रिसेस अगर हमें गिवन है, तो पहले आप उसमें से कोई 2 का एसोसिएशन करो, उनका 2 का मल्टीप्लिकेशन निकालो और फिर थर्ड के साथ उसको मल्टीप्लाई करो। उसका जो आंसर होगा वो सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन लेने के बाद फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसका भी जो आंसर होगा वो सेम आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो ए बी और सी है, ये ए बी और सी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में होना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर उनका होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा ये हमने पहले ही देखा है। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास है ए बी और सी, ऐसे 3 मैट्रिसेस है और हमें ये जो ए मैट्रिक्स है इसको अप्लाई करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर द एडिशन ऑफ बी एंड सी। बी और सी के जो एडिशन है, ये दोनों के एडिशन पे हमें ए को अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये ए किस तरफ लिखा गया है, बी और सी के किस तरफ ये लिखा गया है, तो ये लेफ्ट साइड में लिखा गया है और लेफ्ट साइड से ये अप्लाई हो रहा है, तो बी के लेफ्ट साइड में ये लिखा जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब दूसरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अगर बी प्लस सी इस तरह से है और ए जो है वो उसके राइट साइड से बीच में अप्लाई होगा। इफ ए इज एप्लीकेबल फ्रॉम राइट साइड, तो ये बनेगा बी ए प्लस सी ए। ठीक है, तो यहां पर ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होती है। ठीक है, अब समझो कोई एक स्केलर मल्टीपल के हम ले रहे हैं, कोई भी एक स्केलर मल्टीपल के हम ले रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इंटू बी के पास। मतलब 2 मैट्रिक्स का अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, उसको अगर हम किसी स्केलर मल्टीपल से, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में इसका इक्विवेलेंट किसके साथ आएगा, आप यहाँ पर ये ए इंटू के बी करो तो भी आपको आंसर वही मिलेगा, या के ए इंटू बी करो आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, के इंटू ए बी हो या ए इंटू के बी हो या के ए इंटू बी हो, ये जो है इसमें आपको सेम आंसर मिलेगा। ये भी हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन की, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है। ठीक है, अगर ये आपको याद रही तो ये कैसे याद रखनी है या किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन आ सकता है कि के की सपोज 2 वैल्यू है, 2 इज द वैल्यू ऑफ के, तो ए बी का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी द सेम आंसर एज यू आर मल्टीप्लाइंग 2 इंटू बी मैट्रिक्स इंटू मल्टीप्लिकेशन विथ ए और के इंटू ए इन मल्टीप्लिकेशन विथ बी। तो ये जो भी आंसर आएगा इन तीनों टर्म्स का आंसर सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। अब देखिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम अगर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के साथ लेते हैं तो हमें पता है इसका आंसर क्या आता है, यह आंसर 0 ही आता है। इसको कहते हैं हम क्या कहेंगे, इसको नल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी या जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी भी मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब किसी भी एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसका जो रिजल्ट होगा वो a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। इसको कहते हैं हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो एग्जिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर पता चलता है। जैसे कि देखिए, हम क्या कहते हैं, किसी भी नंबर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है, या किसी भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। वैसे ही यहाँ पर
किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ये हमें कहाँ पर यूजफुल होगा, या हमें यूजफुल होगा हमारे एमसीक्यूज जब हम सॉल्व करेंगे, उन एमसीक्यूज में कहीं तो भी ऐसा कंसिडर करना पड़ सकता है। ठीक है, किसी एक एग्जाम्पल में, एक आध एग्जाम्पल में हमें ऐसा कंसिडर करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर क्या है, हमें नेक्स्ट कंसेप्ट जो है या इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, उसमें आपको लग सकता है कि सर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, या एडिशन में पर्टिकुलरली एडिशन में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिया था, वो मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं है, जबकि हमें पता है कि 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, इसका आंसर तो 6 ही आना है। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का है। अब क्या है, इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। अगर a इंटू बी है तो वो b इंटू ए ये एग्जिस्ट करेगा ही, ये हमें पता नहीं है, या इसका आंसर सेम होगा। अगर फिर भी सपोज एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसका आंसर जो है वो सेम आएगा, ये हम कह नहीं सकते। देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी दैट मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव ही होगा, ये नेसेसरी हमारे पास यहाँ पर कंडीशन नहीं है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा। ठीक है, वहां पर इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मैट्राइसेस, बोथ द मैट्राइसेस a और b। ये जो अगर दो मैट्राइसेस है हमारे पास, तो इन दो मैट्राइसेस पे ये डिपेंड करेगा कि ये ए बी और बी ए ये दोनों प्रोडक्ट सेम है या नहीं। अंडरस्टूड? ओके। नाउ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन हम देखते हैं इसकी। If A and B are two square matrices of same order such that A into B is equal to B into A is equal to I, A into B is equal to B into A is equal to I, अगर ऐसा कंडीशन है, मतलब कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है और उनका मल्टीप्लिकेशन जब हम निकाल रहे हैं, उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, फिर ये जो A और B है, इस A और B को एक दूसरे के हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ ईच अदर। A एंड B आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा हम कहेंगे। इनवर्स को कैसे शो किया जाता है, A अगर हमारा कोई एक मैट्रिक्स है तो A टू द पावर -1 ये A इनवर्स होता है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये A इनवर्स होता है। इनवर्स को शो करने का ये मेथड है। अब इनवर्स फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। इससे पहले कि मैट्रिसेस के जो टाइप्स थे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तो वहाँ पर ही बताया था मैंने आपको कि कौन सा मैट्रिक्स ये इन्वर्टिबल होता है और कौन सा नॉन इन्वर्टिबल होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो वो बनता है नॉन इन्वर्टिबल। वो क्या बनता है, नॉन इन्वर्टिबल। और अगर यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 अगर हो तो वो बनता है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब इन्वर्टिबल मतलब क्या, हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। नॉन इन्वर्टिबल मतलब हम उसका इन्वर्स निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ आपको पता चल गया कि इन्वर्स मतलब क्या है, इन्वर्स निकालने के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर होना ज़रूरी है। जब भी आपको कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाए, तब आपको सबसे पहले उसकी निकालनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप चाहे बोर्ड की एग्जामिनेशन सॉल्व कर रहे हो या सीटी के एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी जरूरी है। जैसे ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, आप फिर अगली स्टेप पे जा सकते हो। और अगले जो स्टेप्स है उसके लिए हमें यहाँ पर फिर माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट करना हो, या रो ट्रांसफॉर्मेशन से, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, किसी भी मेथड से अगर हमें इन्वर्स निकालना हो तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंगली आपका सबसे पहले तो ये दो चेक करवाना है। अगर वो नॉन इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स अगला स्टेप करके कुछ फायदा ही नहीं ना। तो पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो और फिर उसके हिसाब से अगली स्टेप्स करेंगे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, जब कभी भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड आउट करते हो, ये दो मेथड पहले देखेंगे हम, रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सीईटी में रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप सॉल्व करने जाओ तो आपको वहाँ पर बहुत लेंदी मेथड हो जाती है वो। ठीक है, इसलिए हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे। सबसे पहला पार्ट ये है कि अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ए और ये इसका जो इनवर्स है, ये तो हमें पता है कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है।
अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम करें तो ये A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ऐसा आपको लिखना है। मतलब A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये कब होगा, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करेंगे। और A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई अगर करते हो तो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आपके पास जो भी इन्वर्स आप निकालोगे, तो इन्वर्स निकालना मतलब क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो आपके पास जो भी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ये जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी याद रखिए, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम करेंगे। इतना याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। अब अगले जो मेथड्स है दैट इज एडजॉइंट मेथड, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है क्योंकि ये तो शॉर्टकट मेथड है। देखिए व्हाट इज एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में आते हैं सबसे पहले माइनर और फिर आते हैं कोफैक्टर, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर हमें मिलती है। अब माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है तो देखेंगे। अभी माइनर्स को जो है वो जनरली हम MIJ से डिनोट करते हैं, माइनस को हम जनरली MIJ से डिनोट करते हैं। कभी कभी CET के एग्जामिनेशन में आपको ये AIJ भी यूज़ किया जा सकता है या कैपिटल AIJ भी यूज़ किया जा सकता है। ये जनरली जो कैपिटल AIJ है ये हम कोफैक्टर के लिए यूज़ करते हैं, कोफैक्टर्स के लिए, और ये स्मॉल MIJ हो या स्मॉल AIJ हो ये हम एलिमेंट के लिए तो करते ही है, लेकिन ये हम माइनर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइंडिंग माइनर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है उसका। ठीक है, अब कंसिडर कीजिए हमारे पास है ये 1 -2 0 3, 1 -2 0 3, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। हमें इसके माइनर्स निकालने हैं, माइनस के बाद हम कोफैक्टर की तरफ बढ़ेंगे। माइनर मतलब क्या होता है, जो एक एलिमेंट आप कंसिडर करते हो। लेट अस कंसिडर A11 प्लेस का एलिमेंट आपने कंसिडर किया, ये तो उसका पर्टिकुलर रो और कॉलम छोड़ दो, जो बचा वो उसका माइनर होता है। अब यहाँ पर अगर आप सपोज A22 प्लेस का अगर सपोज माइनर फाइंड आउट कर रहे हो तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बचता है 1, ये बनेगा इसका माइनर। अब ऐसे ही आप ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो 3x3 के मैट्रिक्स में अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले हम एक 3x3 का मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, और 3x3 का मैट्रिक्स कंसिडर करते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 1 2 1 है, सपोज 0 -1 3 और -2 4 1। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, और हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 1 1 ऑर्डर 1 1 प्लेस का जो है वो हमें यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है, सॉरी माइनर निकालना है। तो ये जो एलिमेंट्स बचते हैं -1 3 4 1, ये डिटरमिनेंट जो बचा उसको हमें सॉल्व करना है। तो -1 × 1 इज -1, -12 दैट इज इक्वल टू -13। फिर अगर 1 2 प्लेस का निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो। A12 प्लेस का माइनर 0 3 -2 1, इसको भी सॉल्व करो, ये होगा 0 + 6 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया हमारी यहाँ पे माइनर निकालना। ठीक है, माइनस फाइंड आउट करना। कभी कभी CET में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माइनस ऑफ द सेकंड रो एलिमेंट्स, माइनस ऑफ द सेकंड कॉलम एलिमेंट्स, माइनस ऑफ द थर्ड कॉलम एलिमेंट्स, माइनस ऑफ द थर्ड रो एलिमेंट्स, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए माइनर्स को। ओके, हो गया है हमारा अभी। अब हम देखने जा रहे हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर मतलब क्या है, अगर समझो ये 3x3 ऑर्डर का हमारा कोई तो भी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में अगर हमें कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लेस निकालना है तो इसको हम कैपिटल A इंटू 1 1 ऐसा कहते हैं, या कभी कभी इसको CIJ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या कैपिटल AIJ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखें, PYQ अगर आप देखें, ऑब्जर्व करो, तो वहाँ पर आपको कैपिटल A भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं तो भी कोफैक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिर अगर A11 करे या C11 का मतलब कोफैक्टर ऑफ द प्लेस 1 1 प्लेस का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, -1 to the power I + j इंटू माइनर ऑफ द सेम प्लेस, मतलब माइनर ऑफ द AIJ प्लेस। तो C11 का निकालना है, 1 1 प्लेस का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 to the power 1 + 1 इंटू 1 1 प्लेस का माइनर। माइनर मतलब क्या होता है, वो रो कॉलम छोड़ दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। ये यहाँ पर -1 to the power 1 + 1 2, -1 मतलब स्क्वायर,
-1 का स्क्वायर +1 है, 1 इंटू यहाँ पर अगर आप करोगे तो 2 7 14 -0, तो 14 इंटू 1 मतलब 14, ठीक है। तो ये हो गया 1 1 प्लेस का कोफैक्टर। ऐसे ही हमें C22 मतलब 1 2 प्लेस 1 3 प्लेस, ठीक है, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये प्लेस के एलिमेंट्स का भी हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ सकता है। अब सीईटी में क्या है, सीईटी में 9 के 9 प्लेसेस के आपको, या सपोज 2/2 का होगा तो 4 प्लेसेस के आपको एडजॉइंट या कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आप देखिए क्या करते हो, आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, फिर उसके बाद अगर C11 प्लेस का भी सपोज आपने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया, तो C11 प्लेस का जो कोफैक्टर है वो कोफैक्टर आपको वहाँ पर मैट्रिक्स में तो दिख जाएगा ना, जो 4 ऑप्शन है उसमें, तो उन 4 ऑप्शंस में वो आंसर आपको कौन सा आएगा वो आपको दिख जाता है। अगर उससे मैच हो गया तो अच्छी बात है, नहीं मैच हुआ तो दूसरा सॉल्व करो, ठीक है। ये हो गया हमारे माइनस एंड कोफैक्टर्स। अब माइनस एंड कोफैक्टर्स को लेकर हम हमारी जो है एडजॉइंट मेथड जो है इन्वर्स फाइंड आउट करने की वो ट्राई करेंगे। तो क्या होता है, ये जो कोफैक्टर्स आप निकालते हो, कोफैक्टर्स निकालने के बाद कोफैक्टर ऑफ 1 1 प्लेस, कोफैक्टर ऑफ 1 2 प्लेस, कोफैक्टर ऑफ 1 3 प्लेस, 2 1 प्लेस, 2 2 प्लेस, 2 3 प्लेस, 3 1 प्लेस, 3 2 प्लेस, 3 3 प्लेस। अब ये जो हमारे कोफैक्टर्स है, इन कोफैक्टर्स का एडजॉइंट ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकंड को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो वाले एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये जैसे ही आपको मिलेगा इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है, ये इंटरचेंज आपको क्या करना है, कॉलम टू रोज, ठीक है, रोज टू कॉलम या कॉलम टू रोज आपको इंटरचेंज करने हैं। वो इंटरचेंज करने के बाद जो भी आप इसको डिटरमिनेंट से 1 अपॉन डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है हमारे पास, द एडजॉइंट मैट्रिक्स इज a transpose of the matrix obtained by replacing each element of matrix A by its cofactor। मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद उसका जो ट्रांसपोज हम लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट विल बी द क्या कहेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आ गया अभी, A इनवर्स निकालने के लिए A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब क्या हो सकता है कि एडजॉइंट के कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, टू फाइंडिंग एडजॉइंट या एडजॉइंट के कुछ रिलेशंस है, वो जब हम लास्ट में कुछ शॉर्टकट्स डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो A इनवर्स के लिए ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। समझ गए ये बात? तो ये हो गया हमारा माइनस कोफैक्टर और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है देखिए सोल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशंस। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू c2, ऐसे सपोज दो इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो x और y के जो कोएफिशिएंट्स है, ये a1 फिर ये b1 a2 b2, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे और फिर क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे। आप या तो क्रैमर्स रूल से करो, नहीं तो इसमें रिडक्शन मेथड एक होती है। तो क्या करेंगे आप, ये जो मैट्रिक्स है इसको या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, या तो अपर ट्रायंगुलर नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मिलते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए ये कोएफिशिएंट्स इनटू ये एक्स वाई इज इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो तो उसके रिलेटेड आपको चेंजेस यहाँ एक्स वाई में तो नहीं होंगे लेकिन यहाँ इस कांस्टेंट में हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे ही क्या मिल जाएगा आपको, जैसे आप यहाँ पर ये सपोज ये a2 एलिमेंट 0 करते हो तो यहाँ पर ये b2 इंटू वाई इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर y की वैल्यू मिल गई तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इज इक्वल टू यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसको आप रिलेट करके y की वैल्यू उसमें पुट करके x की निकाल सकते हो। तो यही होता है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। और एक शॉर्टकट आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज आपके पास A B C D ऐसे 4 ऑप्शंस है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर ये A B C D इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन उठाओगे और
उनसे कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई करने को देखोगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई करो। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करने के बाद जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ये मेथड अच्छी लगती है या ये मेथड ईजी लगती है कि उसको सॉल्व करने, उसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में हम कन्वर्ट करेंगे, या कुछ बच्चों को ये सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजी लगती है। तो जिनको जो मेथड से ईजी या ईजी बीइंग लगेगा वो मेथड आप फॉलो करो, कोई यहाँ पर टेंशन वाला काम नहीं है। तो आपको अगर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड अच्छी लगती है, ईजी लगती है, तो वो ऑप्शन उठाओ, डायरेक्टली पुट करो। अगर नहीं तो उसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर में आप उसको कन्वर्ट करो। ठीक है,